हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी का टॉप 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्योंकि आपको पता है कि आपके एग्जाम में एमसीक्यूज आने वाले हैं, तो यहाँ पर हम लगभग टॉप 70 टू 80 एमसीक्यूज को कवर कर लेंगे। यहाँ पर मैं डायरेक्टली आपको कुछ ऐसे एमसीक्यू के पॉसिबल क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगी। उसके साथ ही जो प्रोबेबल आपका और इससे रिलेटेड जो एमसीक्यू आ सकता है उसका आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 4 ऑप्शन रखने वाला ड्रामा नहीं किया है। देखो, जो एमसीक्यू बनेगा वो डायरेक्टली यहीं पे बनेगा। बस आपको ये है कि आपको एक तो ये ऑप्शन रहेगा राइट वाला, और आपको बाकी 3 फॉल्स ऑप्शन रहेंगे, तो वो हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। बट जो टॉप 70 एमसीक्यू है उसको आज हम कवर करने वाले हैं। इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और आपको लास्ट तक अच्छे से फोकस करके देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। तो सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है कि ब्राउन एल्गी बिलोंग टू क्लास, इस तरीके से आपको क्या होगा कि 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, इस तरीके से आपको ऑप्शन रहेगा क्लोरोफाइसी का। लेकिन देखो, जो ब्राउन एल्गी होता है वो किस क्लास से बिलोंग करता है? वो फियोफाइसी वाले क्लास से बिलोंग करता है। आपसे हो सकता है कि एग्जामिनर पूछ ले कि चलो ग्रीन एल्गी किससे बिलोंग करता है या रेड एल्गी किससे बिलोंग करता है, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। तो एक बात बताओ, ग्रीन एल्गी किस क्लास से बिलोंग करता है ये आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। रेड एल्गी किस क्लास से बिलोंग करती है ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन विच फाइलम नेफ्रीडिया आर प्रेजेंट, कि आखिरकार ऐसा कौन सा फाइलम है जिसमें नेफ्रीडिया आपकी प्रेजेंट होती है? तो देखो, जो नेफ्रीडिया होता है वो आपकी कौन से फाइलम से बिलोंग करता है? वो एनेलिडा से बिलोंग करता है ना। अगर आपने एनिमल किंगडम वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हाँ मैम, ये तो एनेलिडा से बिलोंग करता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका एनेलिडा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, मतलब ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप वाला बंदा है जो कि किसी भी बंदे से जाके आप जो है ब्लड ले सकता है ना। कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप वाला इंसान है जो कि किसी भी इंसान को पकड़ेगा और कहेगा कि तुम मेरे को ब्लड दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो ए बी ब्लड ग्रुप वाले लोग होते हैं वो ना, देखो, किसी से भी ब्लड ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके पास देखो, जो उनकी जो आरबीसी है, उनकी जो आरबीसी है उस पर ए वाला एंटीजन भी है और बी वाला भी एंटीजन है, तो उनकी बॉडी में कोई एंटीबॉडीज नहीं है। और अगर उनकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ है ही नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो मेनली हमारा इस बात पे फोकस रहता है कि जो रेसिपेंट है उसके एंटीबॉडीज़ को हम लोग देखें, और जो आपका डोनर है उसकी एंटीजन को देखते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो आपका ए बी वाला जो ब्लड ग्रुप वाला बंदा होता है वो यूनिवर्सल रेसिपेंट कहलाता है। तो यूनिवर्सल डोनर कौन होता है ये आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे कि कौन सा ऐसा बंदा है जो कि किसी को भी जाके ब्लड डोनेट कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के जाना है। देखो, इस वीडियो को देखने से ना सिर्फ आप एमसीक्यू को ही कवर कर पाओगे बल्कि मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट बताती हुई चलूंगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। तो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को कि नेट गेन ऑफ द एटीपी मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द एरोबिक रेस्पायरेशन ऑफ द वन मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज इज, कि नेट गेन ऑफ एटीपी कितना होता है जब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, जब हमारा ऑक्सीडेशन उसका होता है ना। तो सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस होती है, फिर टीसीए साइकिल होता है, फिर आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में वो आता है ना। तो वो बोल रहा है कि टोटल अगर एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से हमें कितनी एटीपी मिलती है, तो टोटल एटीपी कितनी मिलती है? हमें 36 एटीपी मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बोन ऑफ स्कल, कि स्कल में कितने बोन होते हैं? तो 29 बोन होते हैं। तो रट्टाबाजी वाली बात है ना। आपको याद होना चाहिए कि हाथों में कितने टोटल मतलब नंबर ऑफ बोन्स होते हैं, पैरों में कितने होते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के जाओगे। हैंड में कितने प्रेजेंट होते हैं, फुट में कितने प्रेजेंट होते हैं, रिब्स कितनी प्रेजेंट होती है और वर्टिब्रे कितनी प्रेजेंट होती है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के जाओगे। साथ में फेस में कितनी बोन्स होती है ये भी लिख के जाओगे। देखो, ये पॉसिबल क्वेश्चंस है जो आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए कमेंट बॉक्स में हर बच्चा इसका आंसर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम स्टेज ऑफ सेल साइकिल ऑफ द बिच साइनेप्सिस अकर, कि सेल साइकिल की ऐसी कौन सी स्टेज है जिसमें कि साइनेप्सिस होता है? तो देखो, जो साइनेप्सिस होता है ना वो आपके मियोसिस के प्रोफेज 1 में होता है, ठीक है। मियोसिस का जो प्रोफेज 1 होता है वो बहुत ही टिपिकल होता है। आपको पता है कि लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, उसकी फर्दर कुछ स्टेजेस होती है। तो उसी में से एक स्टेज में क्या होता है कि साइनेप्सिस होता है। तो प्रोफेज 1 में आखिरकार ऐसा कौन सा स्टेज है जिसमें कि पर्टिकुलरली साइनेप्सिस होती है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के जाओगे। देखो, क्योंकि हो सकता है ऑप्शन में आपका ये ना लिखा हो कि प्रोफेज 1, तो फिर क्या आंसर करोगे? लेप्टोटीन, जाइगोटीन इस फॉर्म में दे देगा तो क्या आंसर करोगे? कमेंट बॉक्स में लिख के जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि न्यूट्रल अमीनो एसिड कौन सा होता है? न्यूट्रल अमीनो एसिड कौन सा होता है? देखो, ग्लूटामिक एसिड जो होता है वो न्यूट्रल अमीनो एसिड होता है। हो सकता है कि
नहीं यार, ये गलत हो गया है। देखो न्यूट्रल अमीनो एसिड जो होता है ना, वो आपका ग्लाइसिन होता है, ठीक है। ग्लूटामिक एसिड ये तो खुद ही एसिड है, तो ये तो एसिडिक अमीनो एसिड हो जाएगा ना। बेसिक कौन सा होता है ये कमेंट बॉक्स में लिख के जाओगे, ठीक है। ये थोड़ा सा गलत हो गया है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर किसे कहते हैं। देखो फ्लावर जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, जाइगोमॉर्फिक होता है। तो मतलब एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर वो फ्लावर होते हैं जिसको कि हम बहुत सारे प्लेन से ना बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं। और जो जाइगोमॉर्फिक होता है फिर वो क्या होता है, कमेंट बॉक्स में लिख के जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग लैक सेल बॉल, कि आखिरकार इनमें से कौन सा है जिसके अंदर सेल बॉल नहीं होती। देखो माइकोप्लाज्मा एक ऐसा एक्सेप्शन है जिसके पास सेल बॉल नहीं होती, ठीक है, उसके पास सेल बॉल होती ही नहीं है। तो ये आंसर आपको अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट है यूरिकोटेलिक किसे कहा जाता है। तो यूरिकोटेलिक उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है जो कि यूरिक एसिड को सीक्रेट करते हैं। मतलब जो देखो हम लोग जैसे हमारे यूरिन में क्या होता है, हमारे यूरिन में क्या होता है, ये आप लोग पहले तो कमेंट बॉक्स में लिखो। उसके बाद क्या होता है कि जैसे हम जो भी एक्सक्रीट करते हैं तो वो यूरिन की फॉर्म में कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब जो कॉकरोच होते हैं ना वो यूरिक एसिड को निकालते हैं, ठीक है। कुछ कुछ जो एनिमल होते हैं वो अमोनिया को निकालते हैं, तो उसको अमोनोटेलिक कहते हैं, है ना। तो अमोनोटेलिक कौन होते हैं ये लिख के जाओगे। यूरिकोटेलिक आपको पता चल चुका है, कोई लोड की बात नहीं है। नेक्स्ट है आपका कि इंसुलिन किस चीज़ का पॉलीमर है। देखो जो प्रोटीन्स होते हैं उसके अलग अलग लेवल ऑफ स्ट्रक्चर होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। तो जो इंसुलिन होता है ना वो क्वाटरनरी प्रोटीन होता है, ठीक है। वो ना क्वाटरनरी प्रोटीन, देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है कि सिंपल कुछ अमीनो एसिड थे वो आपस में जुड़ गए पेप्टाइड बॉन्ड से, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है कि या तो मतलब उन्होंने क्या करा, हेलिक्स बना लिया है ना, अल्फा हेलिक्स बन गया या बीटा प्लेटेड वाले स्ट्रक्चर बन गए, तो वो उनको हम बोलते हैं कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर हो गया। थ्री डी स्ट्रक्चर में क्या होता है, थर्ड डिग्री में, कि मतलब क्या हुआ, जैसे ऊन का गोला नहीं होता वो आपस में ऐसे लपेट गए। और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है कि मतलब एक से ज़्यादा प्रोटीन के मतलब जो आपके चेन्स है वो आपस में जुड़ गए हैं, चाहे वो प्राइमरी हो सकते हैं, हो सकता है कि उसमें से कुछ प्राइमरी वाले जो स्ट्रक्चर के हों, कुछ सेकेंडरी वाले के हों, कुछ टर्शरी वाले हों, लेकिन आपस में वो लोग मिल गए हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं कि क्वाटरनरी प्रोटीन, ठीक है। अब इनुलिन जो होता है, इनुलिन किस टाइप का पॉलीमर है, कमेंट बॉक्स में लिख के जाओगे। नेक्स्ट है आपका कि रेनिन इज रिलीज फ्रॉम। तो देखो जब सिंगल एन रहता है ना तो वो किडनी से रिलीज होता है। रेनिन जो है सिंगल एन वाला वो किससे रिलीज होता है, किडनी से रिलीज होता है। लेकिन जो डबल एन वाला रेनिन होता है वो कहाँ से रिलीज होता है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के जाओगे। और रेनिन का क्या फंक्शन होता है, जो किडनी वाले से निकल रहा है उसका क्या फंक्शन है, और जो स्टमक से देखो मैंने बता ही दिया आपको कि स्टमक से निकलता है, तो स्टमक से जो निकल रहा है उसका क्या फंक्शन है वो आपको लिख के जाना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट आपका कि सेल जो है स्वेल करती है किस सॉल्यूशन में, ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है जिसमें सेल स्वेल कर जाएगी। तो देखो अगर कोई भी सेल है, ये मान लो मेरा सॉल्यूशन है, तो सेल कब स्वेल करेगी, अगर वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड है इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से क्या होगा कि पानी जो है वो सेल के अंदर जाने लगेगा उसको डाइल्यूट बनाने के लिए, है ना। तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन क्या रहेगा, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, ऑफ कोर्स, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो है आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पित्त किसे कहते हैं। पित्त क्या होता है, तो पित्त जो होता है ना सेंट्रल पोर्शन ऑफ द स्टेम होता है। स्टेम, जब किसी स्टेम को अगर कट करोगे, मान लो ये मेरा ही स्टेम है, मैंने इसको जाके कट कर दिया, यहाँ से काट दिया मैंने, फिर मैं उसको देख रही हूँ, तो उसके सेंट्रल पोर्शन में जो मेरे को दिखेगा ना, मैं उसे कहूँगी कि हाँ ये मेरा क्या है, पित्त होती है। जिसमें क्या, लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पेरेन्काइमेटस सेल, जो कि जिसमें थोड़ा थोड़ा स्पेस प्रेजेंट होता है, उसको पित्त कहते हैं। नेक्स्ट है आपका हार्मोन रिलीज बाय पीनियल ग्लैंड, कि पीनियल ग्लैंड जो होता है उससे कौन सा हार्मोन निकलता है, तो उससे आपका मेलाटोनिन निकलता है, ठीक है। देखो अलग अलग ग्लैंड से आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा हार्मोन निकलता है, चलो बता दो कि इससे क्या निकलता है, इससे थायराइड वाले से क्या निकलता है, थायराइड से तो खैर नहीं पूछेगा, थायराइड हार्मोन नहीं निकलता है। पैराथायराइड से क्या निकलता है, तो पैराथ हार्मोन निकलता है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम किसे कहते हैं। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम देखो क्या होता है, मान लो आपने एक नॉर्मल सांस ली, मैंने एक नॉर्मल सांस ली, कोई लोड की बात नहीं थी, नॉर्मल मैं सांस ले रही थी, कोई लोड नहीं है। फिर मैंने कहा नहीं मुझे ज़्यादा मतलब एयर चाहिए, मैं ऐसे मेरे को मज़े नहीं आ रहे, ठीक है। तो मैंने कहा नहीं मैं और ज़्यादा मतलब सांस लेना चाहती हूँ। तो जो मैंने पहले ले रखा था उसे तो भूल जाओ, उसके बाद जो मेरे को नशा चढ़ा ना कि हाँ भाई मुझे तो ज़्यादा लेना है, तो वो जो ज़्यादा मैं ले रही हूँ एक्स्ट्रा, जो फोर्सफुली मैं इंस्पायर्ड अमाउंट ऑफ एयर है, उसको हम लोग बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि आपका क्या होता है 2500 से लेके 3000 ml तक हो सकता है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है ना कि मैंने सांस को छोड़ दिया, लेकिन नहीं, मैंने कहा ऐसे कैसे, मुझे और छोड़ना है, जितना ज़्यादा मैं चाहती हूँ मैं सारा सांस निकाल दूँ अपने लंग्स से, मैंने ऐसा ठान लिया, ठीक है।
तो मैंने कहा आज तो मैं सारा एयर निकाल के ही रखूँगी। तो कितना भी मैं कोशिश कर लूँ फिर भी ना कुछ अमाउंट ऑफ एयर मेरे लंग्स में रह ही जाएगा। उसको क्या कहते हैं ये कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मैंने फोर्सफुली निकाला, जो एक्सपायर्ड किया फोर्सफुली, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। नेक्स्ट है आपका पिगमेंट इन द रोडोफाइसी। रोडोफाइसी में कौन सी पिगमेंट होती है, देखो एक टेबल है एनसीईआरटी में जिसमें दिखा रखा है किसमें कौन सी पिगमेंट होती है। टेबल लर्न करो। वैसे तो रोडोफाइसी में क्या होता है, फाइकोइरिथ्रिन होता है, जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टेबल ऑफ एल्गी। देखो टेबल ऑफ एल्गी तो आपको याद करना है, ये 2 मार्क्स का पक्का, मतलब दो भाई, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, ठीक है, उसको याद करके जाएगा हर बच्चा। नेक्स्ट है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहाँ प्रेजेंट होता है ये बताओ। एनेलिडा स्पेशल केस है, लर्न करना है, रट्टाबाजी है फुल, कोई इसका लॉजिक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्लोमेरुलस विद बाउमेंस कैप्सूल। लेकिन हम लोग ये डिस्कस कर सकते हैं कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, जिसमें से हार्ट में से क्या होता है ना कि ऐसा खून बह जाता है, सारे ऑर्गन्स को मिल जाता है, कोई लोड नहीं, भाई हार्ट के पास खून आया उसने ऐसे बहा दिया, जिसको चाहिए ले लो, नहा लो उसमें चाहे, ठीक है। लेकिन जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि मतलब ब्लड जो है पर्टिकुलरली वेजल्स के थ्रू जाता है, कि आर्टरी है, वेन्स है, फिर कैपिलरीज है ना, उसके थ्रू ऑर्गन्स को मिल रहा है। ये नहीं कि उसको एकदम नहलवा दिया ऑर्गन को कि जा तेरे को जितना चाहिए ले ले। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में अंतर समझ रहे होगे ऑफकोर्स। नेक्स्ट है आपका ग्लोमेरुलस विद बाउमेंस कैप्सूल इज, कि ग्लोमेरुलस बाउमेंस कैप्सूल के साथ, उसको साथ में मिला के क्या कहते हैं। देखो जो ग्लोमेरुलस होता है ये होती है आपकी बाउमेंस कैप्सूल, ये आपका हो जाता है पीसीटी, फिर ये डीसीटी हो जाता है, ठीक है, हेनस लूप के बाद। उसके बाद ये कलेक्टिंग डक्ट हो जाता है। यहाँ पे मैं मान रही हूँ एफेरेंट टिब्यूल है, ये एफेरेंट टिब्यूल है, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस जो आपका, ये ग्लोमेरुलस होती है, कैपिलरीज को बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ये बाउमेंस कैप्सूल है। अब इन दोनों को साथ में क्या बोलते हैं, इन दोनों को साथ में बोलते हैं माल्फिजियन टिब्यूल। ये रट्टाबाजी की बात है, बस बता रही हूँ कि हाँ इतने पोर्शन को बोलते हैं, बस इतना समझ जाओ। नेक्स्ट है विच एक्ट एज अ ऑडिटरी रिसेप्टर। इनमें से कौन सा ऑडिटरी रिसेप्टर की तरह कौन काम करता है भाई, मतलब सुनने में मेनली किसका रोल प्ले है, ऑर्गन ऑफ कॉटाई का रोल प्ले है, ठीक है, कोई लोड की बात नहीं भाई, ऑर्गन ऑफ कॉटाई का रोल प्ले है। नेक्स्ट है विच हैज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। किसके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, पल्मोनरी वेन। आपको ऑप्शन में दे देगा ना पल्मोनरी वेन, आप कहोगे वेन में तो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड होता है, भाई एक्सेप्शन है पल्मोनरी वेन जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। कहाँ से आता है, लंग से आता है, जब मतलब ऑक्सीजनेटेड हो जाता है ना तो लंग से आता है, जब वापस उसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। नेक्स्ट है ग्लाइकोजन इज अ पॉलीमर ऑफ, कि ग्लाइकोजन किसका पॉलीमर है, ग्लूकोज का पॉलीमर है, ठीक है। बहुत सारे जब ग्लूकोज मिलते हैं तो साथ में ग्लाइकोजन बनाते हैं। नेक्स्ट है आपका सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड इन, कि सिनेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स कब बनता है, जाइगोटीन वाले फेज में बनता है। देखो मैंने बोला यहाँ से क्वेश्चन आना है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। नहीं याद कर रहे हो तुम्हारी गलती है, याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेल ऑर्गेनेल सराउंडेड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन। ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जिसमें सिंगल मेम्ब्रेन है, बता चुके हैं, लाइसोसोम होता है। नेक्स्ट आपका डबल मेम्ब्रेन किस में होता है, डबल मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस में होता है। बिना मेम्ब्रेन के कौन होता है, आंसर इन कमेंट बॉक्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज मेड अप ऑफ द सिंगल लेयर ऑफ सेल। सिंगल लेयर ऑफ सेल से अगर कोई चीज़ बनी है, इसको स्क्वामस एपिथेलियम कहते हैं, सिंगल लेयर रहती है, ऐसे कोई लोड की बात होती नहीं, फ्लैटेंड सेल होते हैं, उसको मैं बोल देती हूँ स्क्वामस एपिथेलियम। नेक्स्ट है फ्लोएम फाइबर आर मेड अप ऑफ, फ्लोएम फाइबर किससे बने हुए होते हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से बने हुए होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन। फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन का एग्जाम्पल कौन है, प्लेसेंटेशन से क्वेश्चन आना ही आना है। नहीं याद कर रहे हो, नहीं याद करना चाहते हो, या अपने आप को धोखा देना चाहते हो, आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन प्लेसेंटेशन से क्वेश्चन आना है, एग्जाम्पल से ही आना है वो भी। फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन का एग्जाम्पल डायंथस है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं ओवरी ऑफ विच फ्लावर आर सुपीरियर। सुपीरियर फ्लावर कौन से होते हैं, इन्फीरियर फ्लावर कौन से होते हैं, इस पे क्वेश्चन आना ही आना है। देखो इस चैप्टर में एग्जाम्पल पे ही क्वेश्चन बनना है। ओवरी ऑफ विच फ्लावर आर सुपीरियर चाइना रोज और मस्टर्ड का होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, जाइगोमॉर्फिक फ्लावर किसे कहते हैं, बायलेटरल सिमेट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू आइडेंटिकल हाफ। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर जो होते हैं वो बायलेट्रिकली सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब ये फ्लावर है मेरा, इसको मैं अगर बांटना चाहूँ, सिर्फ एक ही ऐसा प्लेन है जिससे मैं इसको 2 पार्ट में बांट सकती हूँ। ह्यूमन बीइंग को 2 इक्वल पार्ट्स में हम कैसे बांट सकते हैं, एकदम बीच से उसको काट दे तभी ना, कोई और प्लेन है क्या, थोड़ा सा इधर से काटूंगी बराबर नहीं रहेगा, एकदम बराबर चाहिए, नाक के बीच से काट दूंगी तो हो जाएगा बराबर। बायलेट्रिकली सिमेट्रिकल होता है ह्यूमन क्योंकि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, पेरिगाइनस फ्लावर किसे कहते हैं।
देखो हाइपोगाइनस, इपीगाइनस, पेरीगाइनस। भैया ओवरी जब हाफ इंफीरियर होती है ना उसको पेरीगाइनस कहते हैं। उसका एग्जाम्पल होता है प्लम, रोज और पीच। रट्टाबाजी है, सब कुछ रट्टाबाजी, रट डालो। नहीं रटना है, ट्रिक से रटो, जैसे रटना है रटो, लेकिन रटो। नेक्स्ट है वेनेशन। वेनेशन किसे कहते हैं? नेटवर्क ऑफ वेनलेट्स। हम लोगों ने पहले पढ़ा रेटिकुलेट वेनेशन होता है, पैरेलल वेनेशन होता है। रेटिकुलेट डाइकॉट वाले में प्रेजेंट होता है, मोनोकॉट में जो है आपका पैरेलल वेनेशन प्रेजेंट होता है। देखा होगा, है ना, देखा होगा आप लोगों ने, वीट वगैरह में ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे वेनेशन होती है। जबकि जो हमारे अमरूद के पेड़ होते हैं उसमें ऐसे ऐसे रहती है, फैंसी वाली, है ना, पता होगा। न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स का क्या फंक्शन होता है भैया? रूट मॉडिफिकेशन का काम होता है, फंक्शन होता है एयर एक्सचेंज करना, ठीक है। मतलब उन एरिया में प्रेजेंट होता है जहाँ पे प्लांट को प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है ऑक्सीजन, तो वो क्या करते हैं, ऊपर की तरफ आ जाते हैं ताकि उनको ज़्यादा एयर मिल पाए, ठीक है। नेक्स्ट है बुलीफॉर्म सेल किसे कहते हैं? बुलीफॉर्म सेल जो होता है ना, मोनोकॉट्स में प्रेजेंट होते हैं। कुछ अनइवन सेल होते हैं, कलरलेस सेल होते हैं, बस इतना याद कर लो, कलरलेस। कलरलेस तो बर्ड रहेगा ही रहेगा, कोई लोड की बात नहीं है। नेक्स्ट है हिट्रोसिस्ट किसे कहते हैं? हिट्रोसिस्ट क्या होते हैं ना, नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स होते हैं, ठीक है। तो जो साइनोबैक्टीरिया होता है उसमें क्या होता है, बीच बीच में हिट्रोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं, नॉस्टॉक एंड अवीना के बीच में, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है कि मतलब वो नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते हैं प्लांट के अंदर। नेक्स्ट है आपका यूनिसेलुलर एल्गी विच आर यूज्ड एज अ फूड सप्लीमेंटेड बाय फूड ट्रैवलर्स। तो देखो फूड ट्रैवलर जो होते हैं, जो दूसरे मंगल ग्रह और किसी किसी ग्रह पे चले जाते हैं, जिंदा कैसे रहते हैं इतने दिन? उनको क्या आप पिज़्ज़ा पैक करके देते हैं क्या? हम नहीं, पिज़्ज़ा पैक करके नहीं देते। क्या देते हैं उनको? एल्गी दे देते हैं हम खाने के लिए, कि तुम ना एक काम करना, जब जब भूख लगेगी, तुम्हें एनर्जी तो चाहिए, तुम एल्गी खा लेना। कुछ यूनिसेलुलर एल्गी देते हैं, ये नहीं कुछ भी एल्गी दे दिया, जाके तुम काई उठा के दे दोगे उनको, कहोगे खा लो, ऐसे थोड़ी ना होता है। कुछ यूनिसेलुलर एल्गी होती है पर्टिकुलरली जो हमें देना होता है, स्पाइरेलियम एंड क्लोरेला, ठीक है, यही हम देते हैं, और इसके अलावा कोई सा नहीं दे सकते। नेक्स्ट है आपका ओविपेरस मैमल। ओविपेरस मैमल्स कौन से होते हैं वो आपको बताना है। तो ऐसे मैमल्स जो कि अंडे देते हैं उनको ओविपेरस मैमल्स कहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या होता है, प्लेटिपस होता है और ऑर्निथोरेंकस। इकिडना प्लेटिपस सुना है आप लोगों ने, बचपन से पढ़ रहे भाई ये सब, तो हम कोई लोड की बात है ही नहीं। नेक्स्ट है सिस्टमेटिक इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। सिस्टमेटिक्स किस वर्ड से निकला है? सिस्टेमा वर्ड से निकला है। नेक्स्ट है आपका टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम किसे कहते हैं? यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना, बच्चे इतना कंफ्यूज रहते हैं, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, भाई समझ में ही नहीं आ रहा है उन्हें क्या है। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम जब सेंट्रोमियर वन एंड पे रहता है उसको टीलोसेंट्रिक कहते हैं। इसके पीछे का कोई लॉजिक नहीं है, रट्टा वाली बात है, सिंपल सी बात है, ठीक है। टीलोसेंट्रिक खैर से इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये टीलोमियर के पास होता है। अब आपको अगर टीलोमियर क्या होता है तो इतना ज़्यादा डीप में अभी आप लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर टाइम होता तो मैं ज़रूर एक्सप्लेन कर देती, पर आपका टाइम एग्जाम बहुत ज़्यादा नियर बाई है। नेक्स्ट है आपका मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर। होल बायोस्फीयर में मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन कौन सा है? रुबिस्को है, रुबिस्को की फुल फॉर्म इन द कमेंट बॉक्स गाइस। नेक्स्ट है बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड कैसे बनता है, मतलब मोनोमर कौन सा है यही पूछ रहा है। न्यूक्लियोटाइड से बनता है, ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं, न्यूक्लिक एसिड को बनाते हैं। नेक्स्ट है आपका एपो एंजाइम किसे कहते हैं? देखो एपो एंजाइम, को एंजाइम, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एपो एंजाइम का मतलब होता है प्रोटीनीसियस पार्ट, और को एंजाइम का मतलब होता है नॉन प्रोटीनीसियस पार्ट या कोई मेटल आयन वगैरह का जुड़ना। नेक्स्ट होता है व्हाट हैपन इन द इंटरफेस। इंटरफेस में क्या होता है ये बताना है आपको। इंटरफेस में क्या होता है कि जो सेल है वो बड़ी होती जाती है, अपने साइज में बड़ी होती जाती है, और डीएनए रेप्लिकेशन वहाँ पे होता है। नेक्स्ट है कि इन विच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमेटिड सेपरेट। किस स्टेज में जो आपका सेल साइकिल का सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाता है और क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं, ये एनाफेज में होता है, ठीक है। ये कब होता है? एनाफेज में होता है। तो मेटाफेज में क्या होता है ये लिख के जाओगे कमेंट बॉक्स में। सीलोम क्या होता है? सीलोम, सीलोम क्या होता है? कैविटी होती है बिटवीन द मीजोडर्म लेयर। मीजोडर्म की लेयर के बीच में जो कैविटी होती है उसको हम लोग सीलोम कहते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्रोथ। कि ग्रोथ होता क्या है भाई? ग्रोथ का मतलब तुमको कैसे डिफाइन करें? देखो ग्रोथ का मतलब होता है इंक्रीज इन साइज हो जाना। किसी का साइज बड़ा हो रहा है तो आप कहोगे हाँ उसकी ग्रोथ हो रही है, वो बड़ा हो रहा है। कोई बच्चा बड़ा हो रहा है, कैसे बताओगे भाई? साइज में बढ़ रहा है, मैं कहूँगी हाँ इसकी ग्रोथ हो रही है। या इसके नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे तो भी मैं कह दूंगी हाँ भाई इसकी ग्रोथ हो रही है, कोई लोड की बात नहीं है। नेक्स्ट है आपका डिफाइन द फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ऑफ द लंग। कि फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी ऑफ द लंग को आपको डिफाइन करना है। तो मैंने आपको बोला था कि देखो सांस अगर मैं निकालना भी चाहूँ ना ज़बरदस्ती भी, तो भी कुछ अमाउंट मेरे मतलब रह जाएगा अंदर लंग्स में, उसको हम लोग बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। उसको बोलते थे रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे रेजिडुअल कैपेसिटी की बात कर रहे हैं गाइस। तो रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होता है? मान लो नॉर्मल में सांस ले रही थी फिर सांस छोड़ रही थी,
तो नॉर्मली जो अमाउंट ऑफ वॉल्यूम मेरे लंग में रह जाता है, ठीक है, नॉर्मली जब मैं एकदम शांत हूँ, मैंने कुछ बदतमीजी नहीं की है कि हाँ मेरे को ज़्यादा लेना है या कम लेना है, कुछ भी ऐसी बकलैती नहीं हुई है। सिर्फ हम लोग कह रहे हैं कि हाँ मतलब नॉर्मल सांस चल रहा है। मैंने कहा यार कितना जो एयर है वो मेरे लंग में बचा हुआ है, बस बता दो, ठीक है। तो कितना बचा रहेगा भाई, ऑफकोर्स कितना बचा रहेगा, देखो रिमेन इन द लंग आफ्टर फोर्स्ड एक्सहेलेशन, ठीक है। फोर्स एक्सहेलेशन जब मैंने किया है तो उसके बाद जो बचा हुआ इसको फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी हम लोग बोल देंगे। नेक्स्ट आपका क्या है, हाउ मेनी बेस पेयर आर प्रेजेंट इन वन फुल टर्म ऑफ द डीएनए हेलिकल स्ट्रैंड। तो जो डीएनए हेलिकल स्ट्रैंड होता है उसमें कितने बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं एक फुल टर्न में, एक जो टर्न जाता है उसमें कितने प्रेजेंट होते हैं, उसमें सिर्फ 10 प्रेजेंट होते हैं, और ये रट्टाबाजी वाली बात है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, एक्सटर्नल सोल्यूशन इज मोर डाइल्यूट देन द साइटोप्लाज्म, कि अगर एक्सटर्नल सोल्यूशन जो है वो ज़्यादा डाइल्यूटेड है, अगर वो ज़्यादा डाइल्यूटेड है आपके सेल के कंपैरिजन में या साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में, उसको क्या बोलते हैं अभी डिस्कस किया है ना, उसको हाइपोटोनिक बोलते हैं, घुमा के पूछ रहा है बस, है ना, उसको हाइपोटोनिक बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, विजुअल एक्टिविटी इज ग्रेटेस्ट इन द, विजुअल एक्टिविटी कहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है, तो फोबिया पे सबसे ज़्यादा होती है जहाँ पे येलो स्पॉट होता है। नेक्स्ट क्या है कि आरक्यू वैल्यू ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की आरक्यू वैल्यू क्या होती है, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है प्रोटीन का, प्रोटीन का जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन होता है वो होता है 0.8 से लेके 0.9 या लेस देन 1 होता है। नेक्स्ट आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट का कितना होता है कमेंट बॉक्स में लिख के जाओगे। नेक्स्ट है फाइलोटेक्सी किसे कहते हैं, फाइलोटेक्सी होता है पैटर्न ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स ऑन द स्टेम, कि स्टेम पे जो स्टेम है मेरी उस पे जो लीव्स की अरेंजमेंट है वो किस तरीके से है, उसको हम लोग बोलते हैं फाइलोटेक्सी, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन किसे कहते हैं, सिंथेसिस ऑफ एटीपी फ्रॉम द एडीपी, कि अगर एडीपी से एटीपी बन रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो देखो यहाँ पे हमने टोटल 70 MCQs लगभग कवर कर लिए हैं। तो फ्रेंड यही थी मेरी आज की वीडियो, आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।